साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, आज भी दिन भर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, वहाँ पे फ्री रेवड़ी को लेकर चर्चा चलती रही। और इस मुद्दे को कोर्ट में ले कौन गया है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो इसलिए मैं वंचित तबके को, वंचित समूह को बार बार आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि इन चीज़ों में जो उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, वंचित समूह को उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि फ्री रेवड़ी क्या है। केवल और केवल दो लोगों को मीडिया के सामने पेश करके आपके मूल मुद्दों से भटकाने की बात चल रही है। आखिर फ्री रेवड़ी में चर्चा क्या चल रहा है कि फ्री जो है पानी, बिजली और शिक्षा की बात चल रही है, जो कि आपका इतना अनमोल, इतना बढ़िया बेहतरीन संविधान बना है, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें समाहित हैं कि एक व्यक्ति के, एक नागरिक के जो है गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये तो अनिवार्य रूप से देना ही देना है सरकार को। तो इसलिए चूंकि ये कर कहाँ ऐसा रहे हैं साथियों, आप ये समझो कि वंचित समाज की असली समस्या क्या है। अब वंचित समाज की असली समस्या क्या है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जैसे IIT और मेडिकल के संस्थान है, वो कैसे बचे रहे हैं, वहाँ फीस कम लगे, और दूसरी चीज़ वो पूंजीपतियों के हाथ में, यानी कि उनका प्राइवेटाइजेशन ना हो, ताकि वो भी ये वंचित समूह जो है, इनके बच्चों को आरक्षण का प्रावधान का लाभ मिले और वहाँ पे ये एडमिशन लेके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरी चीज़ वंचित समूह की क्या है कि प्राइवेट नौकरियाँ उनको मिलने से रही। प्राइवेट क्षेत्र के लोग उनको नौकरियाँ देंगे नहीं, चाहे कितना डिग्री हासिल कर ले, क्योंकि हिंदुस्तान की ये समझ लीजिए कभी भी लोगों के DNA से जात नहीं निकल रहा है। इसका उदाहरण आप तमाम जगहों पे देख रहे हैं, चाहे वो जात के कारण किसी एक अछूत बच्चे को जो है, अभी राजस्थान में उसने केवल मटका भर छू लिया था, उसको पीटते पीटते मार डाला टीचर ने। इस तरह की तमाम चीज़ें, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहूँगा। मेन चीज़ ये है कि आप ये सोचो कि आप जब उच्च शिक्षा हासिल करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छी नौकरी भी चाहिए। अच्छी नौकरी तब मिलेगी जब सरकारी संस्थान बचे रहेंगे। सरकारी संस्थान कब बचे रहेंगे कि जब देश का नियंत्रण एक ऐसे समूह के पास जाए, ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो वंचित समूह से आता हो, न कि केवल मौखिक रूप से नहीं, वास्तविक रूप से उसने उस चीज़ को झेला हो, ताकि वो सरकारी संस्थानों को, जैसे रेलवे है, गैस की कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, कोयले की कंपनियां हैं, इसको अब BSNL है, इसको बचाए, ताकि वंचित समूह अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी नौकरी पाए। और जब आप नौकरी पाएंगे, अच्छी शिक्षा और नौकरी पाएंगे, तो आपका अपने आप सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान होगा। और जिस दिन से आप सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठेंगे, तो आपको फ्री की पानी, फ्री की बिजली, फ्री की ये जो प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, आप फ्री के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और दूसरी चीज़ इसमें आप इसको समझिए कि अभी देश का माहौल कैसा चल रहा है। बिहार की अपने राजनीति देखा किस तरीके से करवट बदल रही है। ये 2024 का आगाज है। बिहार में नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे, तो भी उन्होंने जो है जातीय जनगणना की मांग को या उस मुद्दे को लगातार बनाए रखा। इस पे वो RJD के साथ लगे रहे और ये अनोखा प्रयोग था। तो अब बाद में अंततः स्थिति वहां तक आ गई कि बीजेपी के साथ उनकी नहीं चली और सरकार, नीतीश की सरकार RJD के साथ आ गई। और ऐसे में वहां से ये जो मांग चल रही है जातीय जनगणना की, अब राष्ट्रीय लेवल पे छा जाएगी। अब RSS की समस्या क्या है कि RSS कभी नहीं चाहता है कि सामाजिक न्याय इस देश में लागू हो, क्योंकि उसको हिंदू राष्ट्र बना, हिंदुत्व की बात करना। हिंदुत्व की बात तभी सफल हो सकती है जब जो है 4 वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। और स्वाभाविक सी बात है कि जब 4 वर्ण होंगे तो 2 वर्णों का शोषण होगा, निचले के 2 वर्णों का शोषण होना तय है। इसलिए आप इन मुद्दों पर मत उलझिए। अब RSS की ये प्रोपेगेंडा है, ये वो चाहता है। स्वाभाविक सी बात है कि लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव होते रहते हैं, 2024 में चुनाव होना है, तो RSS ये चाहता है कि ऐसे मुद्दे पे, जैसे एक बार VP सिंह आ गए थे, सामाजिक न्याय की बात को लेके सत्ता में आ गए थे और उन्होंने 27% का आरक्षण, जो कि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और बिना रक्त की क्रांति कही जा सकती है, जिसके द्वारा आज OBC का तबका यहाँ तक पहुँचा। साथ साथ OBC SC ST का समाज जो है काफ़ी आगे निकल गया है। तो वो नहीं चाहती है, RSS नहीं चाहती है कि ऐसी कोई पार्टी जो वंचित समूह के बात रखे, वंचित समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, वो आ जाए। इसलिए वो अपने 2 मानसपुत्र, पहले तो उसकी बीजेपी है ही है, दूसरी उसकी मानसपुत्र आम आदमी पार्टी है। मैं आम आदमी पार्टी को क्यों कर रहा हूँ, उसका उदाहरण आप देख लीजिए। पहली चीज़ तो इन्होंने
2006 में 5-6 में दिल्ली में जब केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी रिजर्वेशन पढ़ने के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, तो उसका ये विरोध करने बैठे थे, धरने में शामिल हुए थे। उसके बाद अभी पंजाब में जब इनकी सरकार बनी है तो वहाँ का पूरा विधिक डिपार्टमेंट के पूरे आरक्षण को इन्होंने सिरे से ख़त्म कर दिया ओबीसी SC ST को। और जब वहाँ के उस डिपार्टमेंट इस मुद्दे को कोर्ट में लेके जाना चाहे तो वहाँ की सरकार खुद जो है इसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो साथियों ये आप समझिए, अब क्या है कि एक तरफ जो है आरक्षण घोटाले हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 में लगभग 17 से 18,000 सीटें ओबीसी SC ST समाज की जो है हड़प कर ली गई। उसके बाद मेडिकल नीट में आपने देखा ही होगा कि जो ओबीसी SC ST कैटेगरी का अगर बच्चा जो है अपनी कैटेगरी भर देता है तो उसको दूसरे में यानी अनारक्षित श्रेणी में ज़्यादा नंबर लाएगा तो भी नहीं उसको जाने दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आप देखिए लैटरल एंट्री के द्वारा जो है जो डायरेक्ट सीनियर IAS बनाए जा रहे हैं वोट किया जा रहा है। और उसके बाद अभी हाल में BSF की जो है रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई है, वहाँ पे उस भर्ती में आप ये समझ लीजिए कि ओबीसी की सीट 0 है, जबकि वहीं EWS की सीट 420 सीट, मतलब ओबीसी की सीट 0 और EWS की सीट यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण इनकी सीट जो है 420 है। तो पता नहीं कौन सा कैसे चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि इस फ्री रेवड़ी के मुद्दे पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ जाए। इससे पूरे देश को जो ये लगेगा कि नहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहेगी कि हम तो देना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है गलत कल्चर है, इसी में उलझ जाए और आपके मुद्दे जो आपको चाहिए यानी कि निजीकरण ना हो, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण ना हो, उच्च शिक्षण संस्थान में ओबीसी ST ST को बच्चे पढ़ पाएँ, वहाँ की फीस कम हो और इनको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी संस्थान बचे रहें, इस मुद्दे से भटकाने के लिए। प्लस जाति जनगणना का जो मुद्दा चल रहा है यानी कि जिसकी जितनी भाई अनुपात हो और जिन्होंने ज़्यादा आरक्षण ले लिया उनको रोका जाए, इसकी जो मांग चल रही है जाति जनगणना की, इसको कैसे डाइल्यूट किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, ये RSS की रणनीति है। अब हालांकि RSS चाहती थी थोड़ा सा कांग्रेस भी शामिल हो जाए। अब लोग देश ऐसा निगाह लगा के रखी पड़ी है, यानी मीडिया और स्वाभाविक सी बात है, आप ऐसे सोचो कि ये मीडिया बिकाऊ मीडिया वही खबरें चलाएंगे जो पैसा देगा। पैसा कौन देगा? जो पूंजीपति, जिस पार्टी से पूंजीपति जुड़े होंगे। पूंजीपति किस पार्टी से जुड़े हैं? वो बीजेपी से भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। दूसरी चीज़, अगर विपक्ष की बात जो बार बार हो रही है कौन है, मान लीजिए कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आती है तो RSS के लिए सोने पे सुहागे जैसा होगा। अगर एक तरफ बीजेपी उसका जो है मानस पुत्र है तो उसकी आम आदमी पार्टी है। अगर बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी के बाद सत्ता जाती है तो उससे RSS की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी वो अपना एजेंडा लागू कराने में सफल रहेगा। यानी निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, उच्च शिक्षण संस्थानों की जो है वो या तो इतने महंगे हो जाएंगे कि वंचित समूह वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा अथवा उसको निजी हाथों में बेच दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आप केवल ये ध्यान दो कि 2024 के चुनाव के लिए सारे एजेंडे सेट किए जा रहे हैं कि आप अपने मुद्दे पे, यानी कि जो आरक्षण में घोटाले हो रहे हैं या फिर लैटरल एंट्री से भर्ती हो रही है या जो भर्तियां आ रही हो उसमें कभी कभी आप देखेंगे SC समुदाय की सीटें 0 रहती हैं, कभी OBC समुदाय की सीटें 0 रहती हैं। इन सब मुद्दों से ऊपर से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इन सब मुद्दों पर आपका ध्यान न जाए तो ये केजरीवाल और बीजेपी, मोदी या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के आपसी जो है तू मैमा या बंदर बाट को मीडिया आपको दिखाएगी, दिन भर आप वो देखेंगे, आप 2024 के असली मुद्दे भूल जाएंगे। इसलिए मैं देश के वंचित समूह के प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं कि आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल 2024 के चुनाव में रखें और ये ध्यान में रखते हुए रखें कि कौन सीधा RSS का पहला मानस पुत्र है, कौन दूसरा मानस पुत्र है। दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए साथियों, जैसा चुनाव नज़दीक आएगा आपको ऐसे ही तमाम मुद्दे आते रहेंगे कि आपको अपने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप अपने मुद्दे पे बने रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2024 के बाद अगर दिक्कत होगी तो वंचित समूह को ही होगी, क्योंकि सारे सरकारी संस्थान चाहे वो शैक्षणिक हों या जो रोजगार परक हैं, रेलवे, तेल कंपनियां, गैस कंपनियां, ये इन सब को बेचा जाएगा और इस समूह के लोगों को
अगर किसी तरीके से शिक्षा हासिल भी कर लेंगे तो वहाँ अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलेगी, वहाँ भी शोषण होगा। इसलिए मैं इस समूह को विशेष रूप से आगाह करता हूँ कि आप 2024 में फोकस करें और आरएसएस या उसके दोनों मानस पुत्रों की जो कुचक्र है उसको तोड़ें और समझदारी के साथ 2024 में एक साथ एक जगह इकट्ठा हों।